नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि अपने हत्या का बदला लेने के लिए किसी की आत्मा किसी और के जीते जागते शरीर में प्रवेश कर जाती है और अपना बदला लेने के बाद वापस चले जाती है? अगर नहीं तो आज की ये दिल दहला देने वाली सत्य घटना को जरूर सुने। इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ आपको रोंगटे खड़े करने वाली सत्य घटनाओं से जुड़ी कहानियां हम सुनाते हैं। कहानी सुनने के लिए अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें तो आपको कहानी के घटनाओं का एहसास बेहद करीब से होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी में आगे। यह सत्य घटना उत्तर प्रदेश के इटावा के पास अंगद का नागला इलाके की है। वहां पर सुमित्रा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। सुमित्रा अपने घर पर अकेली रहा करती थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी मां गुजर गई और उसके पिता हमेशा अपने घर का गुजारा करने के लिए बाहर काम पर चले जाते थे। अपने घर पर वो बिल्कुल अकेली रहा करती थी। कुछ समय बाद पास के ही एक गांव शरीफपुरा का एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके पिता ने सुमित्रा की शादी करवा दी। उस वक्त सुमित्रा की उम्र मात्र 13 साल थी। शादी के बाद सुमित्रा ने अपना सारा का सारा घर परिवार संभाला। शादी के 3 साल बाद उसके घर एक बच्चे का जन्म होता है। शादी के बाद से सब कुछ अच्छा ही चल रहा था सुमित्रा के जीवन में। अपने माँ बाप के जैसे प्यार देने वाले सास ससुर, एक अच्छा पति जगदीश जो उसका बहुत ख्याल रखता था, और अब उसके गोद में एक नन्हा सा बच्चा भी था। वो सच में अब एक परिवार का सुख ले पा रही थी। हालांकि सुमित्रा के ससुराल के लोग भी काफी ज्यादा गरीब थे और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ इनका काम बस जैसे तैसे चल रहा था। ये लोग पक्के मकानों में नहीं बल्कि एक झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुमित्रा का काफी अच्छा वक्त कट रहा था। एक बच्चा होने के बाद से सुमित्रा और भी ज्यादा खुश रहने लगी। वो हमेशा अपने बच्चे को अपने पास रखती, चाहे वो कोई काम कर रही हो या फिर उसे कहीं पर आना जाना हो। एक दिन वो अपने बच्चे को साथ लेकर वहीं पास की नदी से पानी लेने के लिए जाती है। वो पानी की बाल्टी को एक हाथ में लेकर और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को लेकर वापस अपने गांव आ ही रही थी कि जैसे ही वो अपने गांव में दाखिल होती है और अपने घर पर पहुंचने ही वाली थी तो कुछ ऐसा अजीब उसके साथ हुआ कि उसने पानी को जो बाल्टी पकड़ी थी वो वहीं उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। सुमित्रा भी गिर जाती है। सुमित्रा का शरीर बुरी तरह से अकड़ते जा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां घूमकर उल्टी हो गई। सुमित्रा की आंखें अब सिर्फ सफेद दिखाई दे रही थी। उसकी हाथों की उंगलियां भी बड़े ही भयंकर तरीके से उल्टे तरफ मुड़ने लगती है। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों को बड़े ही भयंकर तरीके से दबाकर उन्हें रगड़ने की कोशिश कर रही थी। वहां आस पड़ोस में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनका ध्यान सुमित्रा की तरफ जाता है और वो लोग सुमित्रा की हालत देखकर बेहद दहशत में आ जाते हैं। सुमित्रा का बच्चा सुमित्रा की छाती से बंधे एक गमछे में लिपटा पड़ा छटपटा रहा था और बुरी तरह से रो रहा था। सुमित्रा पूरी तरह बेकाबू सी हालात में थी। धीरे धीरे लगभग सभी गांव वाले वहां पर आ चुके थे, पर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि सुमित्रा के साथ क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत सुमित्रा के घर वालों को खबर भिजवाई। सुमित्रा के घर वाले वहां पर आते हैं, लेकिन सुमित्रा की वो अजीब सी हालत देखकर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो जाकर सुमित्रा से ये बात पूछ सके कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सारे लोग सिर्फ दहशत से आंखें फाड़े सुमित्रा को दूर से ही देख रहे थे। लगभग 10-15 मिनट बाद सुमित्रा धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। सुमित्रा ने जैसे ही होश संभाला तो उसने पाया कि उसके चारों ओर सारे गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं और वो सभी सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहे हैं। सुमित्रा भी अनजानी सी नजरों से वहां खड़ी भीड़ को देखने लगी, क्योंकि उसे भी अपने साथ हुई घटना का कोई अंदाजा नहीं था। सुमित्रा ने चुपचाप बाल्टी उठाई, अपने बच्चे को संभाला और पानी लेने के लिए वापस नदी पर जाने लगी। लेकिन जब वो पानी
भरकर वापस गांव में आती है तो वहां मौजूद गांव के कुछ लोग और सुमित्रा की कुछ सहेलियों ने सुमित्रा से जब पूछा कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ था और आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तो सुमित्रा ने उन्हें यही बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं नदी से पानी लेकर गांव में आई और उसके बाद अचानक से जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना याद है कि होश आने के बाद मैं डगमगाती हुई अपने आप को संभाल रही थी और उसके बाद मैंने बाल्टी उठाई और फिर मैं पानी लेने के लिए वापस नदी गई। ये घटना सुमित्रा की जिंदगी में पहली बार हुई थी और सुमित्रा की ये सारी बातें सुनकर गांव के लोगों ने गांव के ही एक देसी वैद्य को बुलाया और उससे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था। देसी वैद्य ने सुमित्रा की जांच करने के बाद बताया कि इसे कोई बीमारी है ऐसा तो दिख नहीं रहा, इसलिए इस बारे में मैं कुछ अच्छी तरह से आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसे अगर कोई बीमारी होती तो वो मुझसे छिप नहीं सकती थी, लेकिन इसे कोई बीमारी तो है ही नहीं। हो सकता है कि इसे चक्कर आ गए हों, लेकिन चक्कर आने वाली हालत में भी जब शरीर में कमजोरी होती है और किसी को चक्कर आते हैं तो उसे इस बात का पता होता है कि चक्कर आए हैं, और इसे तो कुछ याद ही नहीं कि इसे क्या हुआ था। ऐसी हालत तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। इस बात को बीते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने ही हुए होंगे। गांव के सारे लोग और सुमित्रा के घर वाले इस बात को लगभग भूल ही चुके थे। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। एक दिन सुमित्रा का पति किचन में पानी लेने जाता है तो उसने जो देखा वो देखकर वो डर के मारे कांपने लगता है। सुमित्रा किचन के कोने में चुपचाप खड़ी हुई थी और जिस हालात में वो उस वक्त थी उसे देखकर किसी की भी सांसें रुक जाती। सुमित्रा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसकी उंगलियां फिर से उल्टी होकर मुड़ने लगी थी। वो इस तरह खड़ी थी कि जैसे कोई मुर्दा बेजान जिस्म खड़ा हो। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं था। उसका पति चुपचाप वहां से पीछे की ओर 2 कदम हटता है और फिर बेतहाशा भागता है। वो भागते हुए गांव में मौजूद एक बेहद प्रसिद्ध और जानकार वैद्य के पास पहुंचता है और उस वैद्य को बुला लाता है। लेकिन वो जब तक वैद्य को लेकर वापस आता है सुमित्रा ठीक हो चुकी थी और वहीं किचन के प्लेटफॉर्म के सहारे खड़ी होकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। वैद्य ने उसकी हालत देखकर घबराते हुए कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा इसके साथ क्या हो रहा है और आज से पहले मैंने कभी ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी। सुमित्रा के साथ अब ऐसी घटनाएं लगातार होने लगी। ये सब उसके साथ लगभग 2-3 महीने तक चलता रहा। सुमित्रा की ऐसी हालत लगातार देख देख कर अब उसके परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की आदत पड़ चुकी थी। गांव के वैद्य, जानकार और तमाम लोगों ने यह अंदाजा लगा लिया था कि हो सकता है कि इसे किसी तरह की दिमागी चोट लगी हो और उसी के कारण इसे बार बार इस तरह के झटके आ रहे हों और शायद इसी के चलते सुमित्रा की हालत ऐसी हो जाती है और इसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ समय तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 16 जुलाई सन 1985 के दिन हालात पूरी तरीके से तब बदल गए जब एक दिन सुमित्रा काम कर रही थी और उसकी हालत फिर से वैसे ही हो गई। उसके पास आस पड़ोस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने यही समझा कि सुमित्रा कुछ देर बाद वैसे ही ठीक हो जाएगी जैसे कि हमेशा हो जाती है, लेकिन इस बार मामला सारा का सारा कुछ अलग ही हो गया। सुमित्रा अपने उसी हालत में एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर वहां मौजूद उसके परिवार के और आस पड़ोस के लोग भयानक दहशत में आ जाते हैं। एक अजीब सी आवाज में सुमित्रा ने कहा, आज से ठीक 3 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी। सुमित्रा की ऐसी हालत देखकर और उसकी वो बात सुनकर वहां मौजूद उसके पति और बाकी सब लोग बेहद डर जाते हैं, लेकिन वो सब मजबूर थे। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो सब करे तो क्या करे। सुमित्रा की ऐसी हालत और जो कुछ सुमित्रा बोल रही थी उसे सुनकर पूरा गांव भारी दहशत में था, क्योंकि आज के पहले सुमित्रा की सिर्फ शारीरिक हालत कुछ देर के लिए खराब होती थी, लेकिन इस बार सुमित्रा के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे और अब इसे
कोई भी सिर्फ एक साधारण बात नहीं मान रहा था। गांव और परिवार के लोग अब ये समझ चुके थे कि सुमित्रा के अंदर किसी प्रेत का साया है और वही इससे सब कुछ करवा रहा है। ये घटना और सुमित्रा की कही हुई बातें गांव में तेजी से फैल जाती है। पूरे गांव में दहशत का एक काला साया सा छा जाता है। गांव और परिवार के लोग भारी दहशत के बीच इंतजार करने लगते हैं कि 3 दिन बाद आखिरकार क्या होने वाला है। क्या सुमित्रा ने जो कहा वो सच साबित होगा, और अगर नहीं तो क्या सुमित्रा बच पाएगी? इन सब सवालों के बीच आखिरकार दिन आता है 19 जुलाई 1985 का। उस दिन सुबह सुमित्रा हर रोज की तरह उठती है और घर के सारे काम अच्छे से पूरी करती है। वो बिल्कुल ठीक थी। उसके हाव भाव एकदम सामान्य थे। उसे ऐसे देखकर उसके घर वाले यही सोचते हैं कि हमने जो सोचा था भूत प्रेत वाली बात, वैसा कुछ नहीं है। उस वैद्य ने जो बताया था कि इसके दिमाग पर किसी तरह की चोट लगी होगी और उसी वजह से ये कुछ ऐसी अटपटी चीजें कर रही हैं, तो ये शायद ठीक ही कहा था। सुमित्रा का पति सोचने लगता है कि इसे तो कुछ हुआ नहीं, जबकि इसने कहा था कि 3 दिन बाद ये मर जाएगी, तो आज तो ये जिंदा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका पति जगदीश मन ही मन सुमित्रा को ठीक देखकर थोड़ा खुश जरूर होता है, लेकिन फिर भी एहतियातन वो अपने माँ बाप से कहता है कि अभी पूरा दिन बाकी है, तो हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इससे कम से कम काम करवाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आराम करने देना चाहिए, और आज बेटे को भी इसके ज्यादा नजदीक नहीं जाने देना। जगदीश के कहे मुताबिक सुमित्रा को अच्छे से उसकी पसंद का खाना खिलाया गया। उसके सास ससुर उसका पूरा ख्याल रखते हुए दिन भर उसे आराम करने पर जोर देते रहे। साधारण बातें और हल्के फुल्के अंदाज में सुमित्रा का वक्त गुजर गया। धीरे धीरे शाम घिर आती है। अब तक सुमित्रा बिल्कुल अच्छी भली थी। शाम होते ही सुमित्रा ने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर थोड़ी देर खुली हवा में घूम लूं, क्योंकि वो लोग गांव में रहा करते थे और उस वक्त उत्तर प्रदेश के गांव काफी ज्यादा विकसित नहीं थे। गांव में पानी, बिजली, अच्छी सड़क और मनोरंजन के स्थानों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव हुआ करता था। ऐसे में सुमित्रा का थोड़ी देर के लिए बाहर घूमकर आने का विचार कोई बुरा या अजीब नहीं था। तो सुमित्रा बाहर जाकर घूमने लगती है। ठंडी ठंडी ताजी हवा में सुमित्रा को बेहद अच्छा लगने लगता है। कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठने के बाद सुमित्रा को गांव की ही अपनी एक सहेली दिखाई देती है। सुमित्रा ने दूर से उसे अपने पास आने का इशारा किया और दोनों आपस में एक दूसरे के पास आने लगती है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा धीरे धीरे अपनी उस सहेली के पास पहुंचती है, तो अचानक सुमित्रा का शरीर बुरी तरीके से अकड़ने लगता है और उसकी आंखें अजीब तरह से घूमने लगती है। सुमित्रा का पूरा शरीर और हाथ पैर उल्टे तरफ मुड़ने लगा। सुमित्रा की ऐसी हालत होते ही उसकी सहेली उसे देखकर दहशत में आ जाती है और भागते हुए उसके पति और घर वालों को बुला लाती है। शुरुआत में तो सुमित्रा की हालत कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाया करती थी, लेकिन अब की बार सुमित्रा के हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। वो उसी तरह अजीब से हालातों में वहां खड़ी रही और थोड़ी देर बाद सुमित्रा एक कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी। सारे के सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए और गांव वालों ने भी यही गौर किया कि अब की बार तो सुमित्रा की सांसें भी बंद हो चुकी है। और गांव वालों को इस बात का पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि आज से 3 दिन पहले सुमित्रा ने खुद कहा था कि आने वाले 3 दिन बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। सुमित्रा एक पत्थर की मूरत जैसे अभी भी उसी तरह अकड़ी हुई वहां पर खड़ी थी। वहां मौजूद महिलाओं ने कुछ हिम्मत बटोरते हुए धीरे धीरे सुमित्रा के पास जाकर उसे पकड़ा और वहीं जमीन पर लिटा दिया। कुछ ही देर बाद वहां पर गांव का वही वैद्य आता है। घबराते हुए उसने सुमित्रा की कलाई पकड़ी। बर्फ के जैसे ठंडी कलाई को पकड़ वैद्य ने सुमित्रा की नब्ज टटोली तो पाया कि सुमित्रा की सांसें थम चुकी है। यह बात सुनते ही सुमित्रा के पति और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी को भी यह माजरा समझ ही नहीं आ रहा था कि अच्छी भली सुमित्रा की मौत अचानक कैसे हो गई
और आखिरकार सुमित्रा ने 3 दिन पहले ही अपने मौत के बारे में कैसे बता दिया। कुछ देर और वहां पर इसी तरह बीतता है और उसके बाद गांव के लोग और परिवार वाले सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुहागन महिला के अंतिम संस्कार के पहले उसका 16 श्रृंगार किया जाता है। इसीलिए गांव की कुछ महिलाएं एक कमरे के अंदर सुमित्रा के अंतिम संस्कार के पहले उसे तैयार कर रहे थे। अचानक वहां महिलाओं की चीख पुकार मच जाती है। वहां कुछ ऐसा होता है कि सारी महिलाएं जो सुमित्रा को तैयार कर रही थी वो सब के सब चीखती हुई बाहर की तरफ भागती है और बाहर आकर वो महिलाएं बताती है कि सुमित्रा की आंखें अब भी हिल डुल रही है। लेकिन ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सुमित्रा अभी थोड़ी देर पहले मर चुकी थी, क्या वो बात गलत थी? वो गांव का वैद्य जिसने उसे मृत घोषित कर दिया था, उसने क्या गलत बोला था या मामला कुछ और ही था? सुमित्रा की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अभी भी बंद आंखों के अंदर घूम रही थी। वहां पर मौजूद किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया कि जो महिला अभी थोड़ी देर पहले मर चुकी है और जिसे मरे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है, उसकी आंखें इस तरह कैसे हिल डुल सकती है। लेकिन उससे भी अजीब और बेहद हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब सुमित्रा ने आंखें खोली। सुमित्रा की आंखें खोलते ही वहां कमरे में जितने भी लोग थे वो सभी भयानक दहशत में आ जाते हैं और डर के मारे कमरे से बाहर निकलकर चीख पुकार मचाना शुरू कर देते हैं। शोरगुल सुनकर वहां गांव के और भी लोग आ जाते हैं। इस बीच किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुमित्रा का पति धीरे धीरे चुपचाप दबे पांव अंदर कमरे में जाता है। कमरे में जाते ही सुमित्रा का पति जो कुछ देखता है, उसे देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो देखता है कि सुमित्रा बेड के ऊपर अजीब से हालात में हाथ पैर मोड़कर बैठी हुई है। उसका चेहरा बेहद अजीब सा दिख रहा है, जैसे कि बरसों पहले मरा हुआ कोई मुर्दा जी उठा हो। सुमित्रा की हालत देखकर उसके पति की जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि वह उसके पास जाए और उससे कुछ बातें कर पाए। वो अंदर चला तो गया, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही सुमित्रा एक अजीब से आवाज में उससे कहती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सुमित्रा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका पति बेहद डर जाता है और थर थर कांपते हुए दरवाजे के पास एक कोने में छिटककर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुमित्रा एक जिंदा लाश के जैसे चलते हुए घर से बाहर जाने लगती है और वहां मौजूद गांव वालों से पूछती है कि मैं यहां पर कैसे आई और ये जगह कौन सी है। सुमित्रा की हालत और उसकी चाल ढाल देखकर गांव के लोग इतने दहशत में थे कि कोई कुछ जवाब नहीं दे पाया। सुमित्रा धीरे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता वहां से जाने लगती है, लेकिन तब तक सुमित्रा का पति बड़ी हिम्मत जुटाकर वहां आता है और सुमित्रा के बर्फ जैसे ठंडे हाथ को पकड़कर कहता है, कहां जा रही हो सुमित्रा? सुमित्रा ने अपने पति की ओर पलटकर देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा महिला का हाथ पकड़ रहे हो। सुमित्रा के पति ने भी कहा, कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा? मैं किसी और का हाथ तो नहीं पकड़ रहा हूं, तुम तो मेरी पत्नी ही हो ना। सुमित्रा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा कि कौन सी पत्नी? किसकी पत्नी? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तो तुम मेरे पति कहां से बन गए? ये बातें सुनते ही सारा का सारा गांव भयानक अचंभे में पड़ गया कि आखिरकार ये सुमित्रा क्या बोल रही है और अपने ही पति को ये क्यों नहीं पहचान रही। गांव परिवार के लोगों ने तुरंत उस वैद्य को बुलाया। उन सभी लोगों ने वैद्य को बुलाते ही कहा, पिछली बार तक तो सुमित्रा सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए इस हालात में रहती थी, लेकिन अब की बार तो ये अपने पति को ही नहीं पहचान रही है। वैद्य ने सुमित्रा से पूछने की कोशिश की कि क्या तुम इन गांव वालों को पहचानती हो और इन सभी में तुम्हें कौन कौन याद है? तो सुमित्रा ने कहा कि मुझे कोई याद नहीं और मैं इन लोगों को नहीं जानती। वो गांव का वैद्य पहले से ही काफी ज्यादा अचंभे में था
क्योंकि जिस महिला को उसने थोड़ी देर पहले मृत घोषित किया था और कहा था कि ये मर चुकी है, वो अभी उसके सामने खड़ी होकर उससे बातें कर रही है। और ये सब उस वैद्य के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन्हीं सब उलझनों में रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। तो सुमित्रा के पति ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि तुम जाओ और सो जाओ, हम लोग सुबह बात करेंगे। लगता है तुम्हें किसी तरह का कोई सदमा लगा है और तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी हो। घर परिवार के लोग सुमित्रा को खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुमित्रा मना कर देती है और वो इसी तरह बिना खाना खाए ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो सुमित्रा ने कहा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती और मेरे पति का नाम छेदीलाल है। ये बात सुनते ही अब की बार सुमित्रा का पति अपना आपा खो बैठता है और वो सुमित्रा से कहता है, बहुत हो गया सुमित्रा, अब बस करो। तुम्हारी ये सब बातें सुन सुनकर और तुम्हारी ये सब हरकतें देख देख कर हम सब अब परेशान हो चुके हैं। अब तुम हम सबको परेशान मत करो। अपने पति की बातें सुनकर सुमित्रा सारी बातों को खारिज करते हुए कहती है कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं, शिवा त्रिपाठी है। और उसने सारा का सारा मामला वहां मौजूद गांव के लोग और अपने परिवार वालों को बताना शुरू किया। उसने कहा कि आप लोग जिस सुमित्रा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसे नहीं जानती और मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। मेरे पिता का नाम रामसिया त्रिपाठी है। सुमित्रा ने अपने पति का नाम छेदीलाल और अपने ससुराल के लोगों के बारे में भी सबको बताया। उसने अपने गांव का नाम डिबियापुर बताया। सुमित्रा की बातें सुनकर गांव और परिवार के लोग दंग रह गए और धीरे धीरे ये खबर पूरे इटावा में फैल गई। कई अखबारों ने इस घटना को प्रकाशित किया। अखबार के खबर फैलने के बाद एक दिन एक आदमी उनके घर पर आता है और उसकी मुलाकात सुमित्रा के पति से होती है। उस आदमी के हुलिये और उसके चाल ढाल और बात करने के अंदाज से वो व्यक्ति उस गांव का नहीं लग रहा था। वो अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए था। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने सुमित्रा के पति से कहा कि अखबारों में कुछ खबर पढ़ने के बाद और लोगों से जानकारी मिलने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या सुमित्रा के पति आप ही हैं? और क्या आपकी पत्नी काफी दिनों से कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही हैं? तो सुमित्रा के पति ने भी कहा कि जी हाँ, ऐसा कुछ है तो जरूर, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं और आपका नाम क्या है और आप कौन हैं? जवाब में उस व्यक्ति ने अपना जो नाम बताया, उसे सुनकर सुमित्रा की पति की धड़कनें मानो रुक सी गई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम छेदीलाल है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं और मेरे पास सुमित्रा के लिए कुछ सवाल हैं। अगर वो ठीक ठाक उसका जवाब दे देती है तो आप लोगों की ये उलझन मैं दूर कर सकता हूं। सुमित्रा के पति के पास कोई और चारा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो सब इस मुसीबत से और इन सब उलझनों से छुटकारा चाहते थे। इसलिए सुमित्रा के पति ने भी कहा कि ठीक है, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं उसे बुला देता हूं। और उसने सुमित्रा को आवाज लगाई। 5 मिनट बाद सुमित्रा धीरे धीरे कमरे में आती है और जैसे ही सुमित्रा ने उस व्यक्ति को देखा तो खुशी के मारे खुद को रोक नहीं पाई और भागकर उसके गले लग गई। लेकिन जो आदमी वहां पर आया था, उसने सुमित्रा को झिझकते हुए अपने से दूर करते हुए उससे उसके बारे में ही कुछ सवाल पूछे। तो सुमित्रा ने कहा कि मैं आपकी पत्नी शिवा हूं। ये बात सुनकर उस आदमी को भी काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम शिवा ही था। छेदीलाल ने सुमित्रा के पति जगदीश से पूछा कि क्या मैं आपकी पत्नी से थोड़ी देर बात कर सकता हूं? तो उसके पति ने ना चाहते हुए भी कहा कि ठीक है, कर लीजिए, शायद आपके बात करने से इसका संदेह समाप्त हो जाए। छेदीलाल वहीं कमरे में एक कोने में जाकर बैठ जाता है और सुमित्रा से कहता है कि अगर तुम खुद को मेरी पत्नी बताती हो तो तुम्हें इस बारे में तो जरूर पता होगा कि हमारे घर में कौन कौन है। तो सुमित्रा ने फौरन कहा कि हाँ, मुझे सबका नाम याद है और सारी की सारी चीजें मुझे याद है कि आखिरी वक्त मेरे साथ क्या क्या हुआ था, हमारी शादी कैसे हुई थी और हमारे घर पर कौन कौन है। यह सुनकर छेदीलाल ने अपने बैग से एक एल्बम निकाली और सुमित्रा को दिखानी शुरू की।
सबसे पहला पेज वो पलटता है और पूछता है कि ये कौन है। सुमित्रा ने बताया कि ये रिंकू है, हमारा बड़ा बेटा। उसके बाद छेदीलाल ने एल्बम का दूसरा पन्ना खोला और अपना वही सवाल दोहराया, ये कौन है। सुमित्रा बोली, ये टिंकू है, हमारा छोटा बेटा। इसी तरह से छेदीलाल ने काफी सारे और भी फोटोज के बारे में सुमित्रा से पूछा। यह भी पूछा कि ये कौन है और इनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है और यह मेरे कौन है। और आश्चर्यजनक रूप से इन सारी बातों का जवाब सुमित्रा बिल्कुल सही सही बताते जा रही थी। उसने काफी सारे और फोटोज भी दिखाए और काफी सारी और बातें भी पूछी जो कि सुमित्रा ने बिल्कुल सही सही बताई। और इन सब बातों को जानकर छेदीलाल भी हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हैरान, परेशान और दहशत में भरा छेदीलाल जल्द ही वहां फिर से आने की बात कहकर विदा लेता है और वापस चला जाता है। इस घटना के 2 दिन बाद एक बार फिर से एक और आदमी उनके घर पर आता है और सुमित्रा के पति जगदीश को सुमित्रा से मिलवाने की बात कहता है। अब की बार जो व्यक्ति आया था वो काफी उम्र दराज सा लग रहा था। जगदीश ने सुमित्रा को बुलाया। सुमित्रा जैसे ही वहां पर आई तो इस बार भी सुमित्रा उस व्यक्ति के गले लग गई और बाबूजी बाबूजी कहकर लिपट कर रोने लगी। दरअसल इस बार जो व्यक्ति सुमित्रा से मिलने आए थे वो सुमित्रा के पिता राम सिया त्रिपाठी थे। राम सिया त्रिपाठी जी इटावा के पास ही एक कॉलेज के रिटायर्ड लेक्चरर थे, इसलिए उम्र दराज होने के साथ साथ वे बेहद समझदार भी थे। वो बातें तो सुमित्रा से कर रहे थे, लेकिन सुमित्रा के अंदर शिवा की आत्मा थी और बातें शिवा ही कर रही थी। सुमित्रा का सिर्फ शरीर ही था। पहली बार तो उसके पिता को भी थोड़ा शक हुआ और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे सुमित्रा बातें करते जा रही थी उन्हें विश्वास हो गया कि ये उनकी बेटी शिवा ही है। अब शिवा के पिता ने यह पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? हमें तो ये बताया गया कि तुमने जाकर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली और इससे ज्यादा हमें कुछ पता ही नहीं चल पाया। यह कहते कहते राम सिया त्रिपाठी जी फपक कर रो पड़े। अपने बूढ़े पिता की बातें सुनकर शिवा, जो कि सुमित्रा के शरीर में थी, उसने पूरा का पूरा मामला बताया। शिवा की आत्मा ने जो कुछ बताया उसे सुनकर उसके पिता राम सिया त्रिपाठी जी दंग रह गए। शिवा ने बताया कि उसने आत्महत्या नहीं की थी। दरअसल शिवा के ससुराल में उसकी सास और ननद शिवा से बेहद ईर्ष्या करते थे और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि शिवा बहुत पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बेहद समझदार भी थी। समय के लिहाज से आज से लगभग 40 साल पहले की बात करें तो छोटे से एक गांव में बहुत कम पढ़े लिखे और साधारण परिवार में जब कोई उनसे ज्यादा समझदार और हर गलत बात का प्रतिरोध करने वाला सदस्य होता था तो अमूमन परिवार के बाकी सदस्य उससे ईर्ष्या करते ही थे, और विशेषकर तब जब मामला पराये घर से आई बहू का हो। शिवा के मामले में भी यही हुआ था। दरअसल शिवा एक फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट थी उस दौर में और वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। शिवा को बचपन से ही अपने शिक्षक पिता से पढ़ने लिखने का संस्कार अच्छी तरह मिला हुआ था। वो एक परीक्षा में बैठना चाहती थी और उसके ससुराल वाले इसके खिलाफ थे। इसी बात को लेकर आए दिन उनके बीच कहासुनी और झगड़े होते रहते थे। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि शिवा के सास ससुर, ननद और चाचा ससुर ने मिलकर शिवा के हत्या की योजना बनाई और एक दिन रात के गहरे अंधेरे में शिवा की हत्या कर उसकी लाश को पास के ही रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक आए। बाद में आपसी मिली भगत से हत्या को आत्महत्या का रूप देकर आनन फानन में शिवा की लाश का दाह संस्कार कर दिया गया। घटना की खबर मिलते ही शिवा के पिता डिबियापुर गांव पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक शिवा का अंतिम संस्कार हो चुका होता है और उसके पिता राम सिया त्रिपाठी को शिवा के सिर्फ राख और अस्थियां ही मिलती है। ये सारी बातें सुनने के बाद शिवा के पिता ने इस केस को फिर से रीओपन करने की दरख्वास्त कोर्ट में जमा की।
कोर्ट के आदेश से पुलिस ने फिर से इस केस की छानबीन की। तमाम लोगों से बयान इकट्ठे किए गए, कई जगह छापे मारे गए। शिवा की सास और ननद गायब हो चुके थे। ससुर और पति छेदीलाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो जल्दी ही जमानत पर छूट जाते हैं। इस केस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबूतों के अभाव में सारे आरोपी मामले से बरी हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट आत्मा की गवाही को नहीं मानता, विशेषकर तब जब सबूत या एविडेंस मजबूत ना हो। और इसीलिए धीरे धीरे इस केस के सारे मुजरिम सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं। डिबियापुर गांव के लोगों के अनुसार शिवा की आत्मा की बदला लेने की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो सुमित्रा के शरीर में सन 1998 तक आती जाती रही, और इस दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में एक के बाद एक इस केस से जुड़े सारे अभियुक्तों की मौत होते गई। शिवा के दोनों बच्चे रिंकू और टिंकू आज भी इटावा के पास मौजूद डिबियापुर गांव में रहते हैं। सुमित्रा जिसके शरीर में शिवा की आत्मा आती रहती थी, उस सुमित्रा की मौत आखिरकार 1998 में बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में हो जाती है, और सुमित्रा के पति जगदीश की मौत 2009 में होती है। इस अलौकिक और बेहद दहशतनाक घटना के बारे में अखबारों से कुछ अस्पष्ट जानकारी मिलते ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और पुनर्जन्म अनुसंधानकर्ता इयान स्टीवेंसन और उनके भारतीय सहायक अनुसंधानकर्ता सतवंत पसरीचा ने अक्टूबर 1985 से इस पर खोज और छानबीन करना शुरू किया। नवंबर 1985 में सतवंत पसरीचा ने सुमित्रा और गांव के लोगों से पूछताछ करते हुए इंटरव्यू की एक पूरी सीरीज लोगों के सामने प्रस्तुत की। इस घटना के सामने आते ही देश और दुनिया के तमाम परालौकिक अनुसंधानकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। परमेश्वर दयाल, मिल्स एंड धीमान, निकोलस मैक्लीन राइस, इयान स्टीवेंसन जैसे कई प्रसिद्ध परालौकिक अनुसंधानकर्ता और मनोवैज्ञानिक इनमें शामिल रहे। बहुत सारे शोध, अनुसंधान, कई लोगों की गवाही और वैज्ञानिक तथ्यों से इस घटना की पुष्टि होती है कि रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म और किसी मृत आत्मा का किसी दूसरे के जीवित शरीर में अचानक और अनचाहा प्रवेश संभव है। सुमित्रा के शरीर में शिवा की आत्मा का आना और अपने साथ हुए अपराध को दुनिया के सामने लाकर दोषियों को सजा देना इस बात का पुख्ता सबूत है, और इस बात को तमाम अनुसंधानकर्ताओं की स्वीकारोक्ति भी मिल चुकी है। सिर्फ कोर्ट इस घटना पर अपना फैसला इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि हमारे देश में कोर्ट और कानून आत्मा की गवाहियों पर नहीं, अकाट्य सबूतों पर चलते हैं। शिवा के साथ अपराध और अन्याय तो हुआ ही था, लेकिन दुर्भाग्य से शिवा की आत्मा इस घटना का कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे कोर्ट इस मामले में दोषियों को कानूनन सजा सुना सके। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोर्ट और कानून से परे एक ऐसी अलौकिक और रहस्यमयी दुनिया भी है जिसमें रहने वाले अनजान साए अपना केस खुद लड़ते हैं, और जहां उनके खुद की गवाही से ज्यादा किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शरीर झूठ बोल सकता है, आत्मा नहीं। वैसे इस घटना को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह भी बताएं कि आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप प्लेफॉर्म हॉरर रेडियो के इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त जॉय को दीजिए इजाजत। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में। आप बने रहिए प्लेफॉर्म हॉरर रेडियो के साथ।